जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। यूपीएसआई का एग्जाम 15 और 16 मार्च को है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था तो पीवाई की क्वेश्चंस कम समय में करा दिया जाए। तो पीवाई की क्वेश्चंस जो 2017 2021 के जो पीवाई की क्वेश्चन है हिंदी के, वो इस चैनल पे आने लगेंगे। और ये क्वेश्चन जो पीवाई की है ये कम समय में यानी मान के चलिए 30 से 40 लेक्चर में ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उनके क्वेश्चंस करा जाएंगे, यानी मॉक टेस्ट के बारे में। अभी पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, इनको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से पीवाईक्यू में या आने वाले जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। पीवाई के क्वेश्चंस पहले मैंने 2021 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, फिर उसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग एक अंदाजा लगाएंगे कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उसके थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम लोग यूपीएसआई के क्वेश्चंस किस प्रकार से। जो हिंदी के पोर्शन है, हिंदी के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर लाना आपके लिए एक जरूरी हो जाएगा और नंबर स्कोर करने में आपका हेल्प करेगा। तो यूपीएसआई के क्वेश्चन 2017 के जो हम लोग 2021 का हम लोग जो देख रहे हैं, वो यहाँ पर जो है 2021 का 16 नवंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि असो न मन्यते कस्यादु संक्रांति पंक्ति किस लेखक की है। इसमें लेखक का नाम पूछा गया है कि किस लेखक की यह पंक्ति है। तो जयदेव जी की यह पंक्ति है, इसका सही जवाब होगा जयदेव जी की। जयदेव जी हैं जो अलंकारवादी के आखिरी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य हैं। तो जयदेव जो है अलंकारवादी जो आचार्य है, ये यूं कहें कि अंतिम आचार्य है। ठीक। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि जो अप्याद दीक्षित कौन है। अप्याद दीक्षित जो है संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं। संस्कृत भाषा के काव्य शास्त्री हैं। अप्याद दीक्षित की दो अलग जो है रचनाएं पूछी जाती हैं। एक है चित्रमीमांसा, पहली है चित्रमीमांसा पूछी गई है कई बार। 2021 और 2017 के दोनों की एग्जाम में पूछी गई है। और 2017 के एग्जाम में पूछी गई थी एक कुवलयानंद करके इनकी रचना है। एक रचना का नाम है कुवलयानंद करके एक रचना है, वो रचना इनकी पूछी गई है। ठीक है। अब बचता है केशव मिश्र हिंदी एक शास्त्री हैं, हिंदी काव्य शास्त्री थे। ठीक। तो ये जो पंक्ति है वो जयदेव जी की रचना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की है। ठीक है। भारोपीय भाषा कौन सी होती है, यानी अगर हम मैप देखें तो भारत और यूरोपीय की जो भाषा है वह हमारी भारोपीय भाषा कहलाती है। और सभी भाषाओं में सबसे बड़ी जो है वो भारोपीय भाषा मानी जाती है। भारोपीय भाषा में इसमें क्या क्या आता है, अगर हम बात करते हैं भारोपीय भाषा में, इसमें हिंदी आती है, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फारसी, ये सब सारी भाषाएं आती हैं। यानी भारोपीय भाषा में हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, फारसी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, यानी सारी भाषा लगभग कहें तो जो भारोपी भाषा में है। अब पूछा गया कि इनमें कौन सी भाषा भारोपी परिवार की है। तो यहाँ पे अरमानी जो भाषा है, अर्मीनी जो भाषा है, वह हमारे भारोपी परिवार की भाषा है। क्यों? यहाँ पर जो अर्मीनी जो ईरान की जो भाषा है वो इसमें ली गई है। ईरान की भाषा वो भी इसी में आती है, क्योंकि हम लोग देखते फारसी और ईरान ये सब सारे जो है वो भारोपी भाषा के अंदर आता है। अब यहाँ पर ये जो बरुस्की भाषा है, ये बरुस्की भाषा ये बोली जाती है पाक अधिकृत कश्मीर में। पाक अधिकृत कश्मीर में जो ये भाषा बोली जाती है, तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक और इंडिया का जो बॉर्डर है, बलूचिस्तान, जिसको बलूचिस्तान, गिलगिस्तान, ऐसे एरिया में जो है वो बुरुस्की भाषा बोली जाती है। द्रविड़ जो भाषा बोली जाती है दक्षिण भारतीय भाषा है। द्रविड़
जो है वो दक्षिण भारतीय भाषा है, दक्षिण भारतीय भाषा है। और दक्षिण भारतीय भाषा में कौन आता है? तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि जो भाषा, कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं ये द्रविड़ भाषाएं यानी दक्षिण भारत की भाषा है। अंडमानी भाषा जो बोली जाती है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के आसपास, यानी अंडमानी भाषा जो होती है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर में यानी चाइना के आसपास की जो भाषाएं बोली जाती है वो अंडमानी भाषाओं में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था भारूपीय भाषा का 2017-2021 के क्वेश्चन में कि भारूपीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। वो ये जो भाषाएं कुल मिलाकर के जो है वो भाषाएं पूछी जाती हैं कि ये किस भाषा से संबंधित है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, ये जो क्वेश्चन आपके दिए गए इनसे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है, उसके बारे में पूछा गया। वसंत तिलका का दूसरा नाम सिंहोत्रा है। सिंहोत्रा जो है ये एक शकवरी जात का या शकवरी जाति का वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक छंद में 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। ठीक, तो वसंत तिलका का दूसरा नाम जो सिंहोत्रा है। चंद्रकला, सुंदरी और चंद्रमुखी, इसमें सुंदरी जो है वो सवैया छंद है, सवैया छंद है और सवैया छंद में यानी इसमें कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। ठीक, अब चंद्रमुखी या चंद्रकला की अगर बात करें यहाँ पर तो जो चंद्रकला है वो वर्णिक छंद है, और प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इनके कभी कभी वर्णों की संख्या पूछ लेता है। तो सवैया में जो सुंदरी सवैया छंद है इसमें 25 वर्ण होते हैं, सिंहोत्रा में 14 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और वर्णिक छंद में इसमें चंद्रकला में जो होते हैं वो 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो छंदों से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा उससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कसरत का अनेकार्थी। ठीक है, तो कसरत का अनेकार्थी शब्द जो है वो कारखाना नहीं है, साधारण नहीं है। इसका जो कसरत का जो अनेकार्थी शब्द है वो व्यायाम है। निरापद भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्यायाम जो है इसका दूसरा अगर शब्द करें तो अधिकता भी हो सकता है, अधिकता अनेकार्थी शब्द होता है। निरापद का जो अनेकार्थी होता है वो शिव भी होता है, शिव भी निरापत्ता। और अभ्यर्था जो होता है निरापद का अनेकार्थी होता है। अब साधारण का नीच भी होता है, नीच होता है। और इसका बात करें इतर भी होता है, तो साधारण का होता है। कारखाना का आप अगर बात करें तो कारखाना का उद्योग या धंधा हो सकता है, उद्योग या धंधा होता है अनेकार्थी शब्द। तो कसरत का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो व्यायाम होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम शब्द है। इसमें जो शब्द पूछा गया है वो स्तुति का विलोम शब्द पूछा गया है। स्तुति का जो विलोम शब्द होता है वो इसमें बात करें समालोचना नहीं होता है, और आलोचना नहीं होता है, समीक्षा नहीं होता है। इसका जो स्तुति का जो विलोम शब्द होता है वो निंदा होता है। स्तुति मतलब किसी चीज की मतलब अच्छी चीजें करना या प्रार्थना करना, निंदा मतलब किसी की बुराई करना। तो एक पूछता है कि ये जो निंदा में किस प्रकार का समास है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार का समास है, तो उसके बारे में बताएंगे, हम आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि आलोचना का विलोम शब्द क्या होता है, तो समालोचना होता है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने रिपीट किया। आगे हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है। तो वेदना में हमें प्रत्यय पूछा गया है कि वेदना में जो प्रत्यय कौन सा है। यहाँ पर वेदना में प्रत्यय पूछा गया है। तो वेद अगर हम इसकी बात करें तो विद प्लस अना, विद प्लस अना, तो जो इसमें प्रत्यय है वो कौन सा है, अना करके है। यानी प्रत्यय क्या होता है कि शब्दों के अंतिम में आखिरी में
लग करके उसके अर्थ का परिवर्तन कराते हैं तो वो शब्द हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग शुरू में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के आखिरी में लग करके उनके अर्थों को परिवर्तित करते हैं, वो शब्द हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। दना नहीं होगा, वदन नहीं होगा और आना भी नहीं होगा। ठीक है, इसका हो सकता है घबराना, घबराना, तब जाकर के राना हो सकता है आना, और वेदना, इसमें आना लगा है तो उसका जो प्रत्यय होगा आना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि श्री लाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं। अगर हम बात करें कि श्री लाल शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं वो विश्रामपुर का संत भी है, सोनी घाटी का सूरज भी है, अज्ञातवास कई बार पूछा गया ये भी है, और राग दरबारी ये भी है। अब पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है श्री शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार मिले हैं, उस पुरस्कार का हमें नाम बताना है। तो सबसे ज्यादा जिस पुरस्कार के लिए इनको अवार्ड मिला है वह राग दरबारी है। राग दरबारी के लिए इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, और उसके अलावा भी अगर इनकी रचनाएं हैं जो अज्ञातवास कई बार 2017 और 2021 में पूछा गया अज्ञातवास किसकी रचना है, तो श्री लाल शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो रचनाओं से जब क्वेश्चन बने तो इनको आप देखिएगा कि कौन कौन से रचनाएं बनती हैं। अब आती है कि जैसे अगर हम बात करें कि इनको जो 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और अज्ञातवास के लिए इनको जो लिखी गई थी वो अज्ञातवास लिखी गई थी 1962 में लिखी गई थी, और इनकी एक और रचना का नाम है विश्राम, और सोनी घाट का विश्राम यानी विश्रामपुर का संत और सोनी घाटी का सूरज अज्ञातवास कई बार एग्जाम से पूछे गए, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए में सर्वाधिक जो उपयुक्त शब्द कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो जहां पहुंचा ना जा सके यानी इस शब्द के लिए हमें बताना है कि जहां पहुंचा ना जा सके वो होगा अगम, यानी इसका सही जवाब होगा अगम। जहां पहुंचा ना जा सके वहां अगम। अनजान यानी जो अनजान के बात करें जिसके बारे में जानकारी ना हो, तो अनजान यानी जिसके बारे में जानकारी ना हो तो वो अनजान कहलाता है। तो अनजान जो है जिसके बारे में जानकारी ना हो, और आगम की बात कहते हैं कि आने वाला या उपस्थित होना ये क्या कहलाता है, आगम कहलाता है, उपस्थित होना। ठीक, तो आगम कहलाता है, तो आगम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो ये 2021 का 16 नवंबर का पेपर है, तो आप जो लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसमें बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो गरीब गुणवाचक है, सूखा गुणवाचक है, पीला सा गुणवाचक है। यानी अगर इसका सही जवाब हम लोग देखें तो प्रयुक्त में से जो सही सारे के सारे जो है वो गुणवाचक विशेषण है। यानी यूं कहें कि किसी भी वस्तु का या किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता या गुण बताने वाले जो होते हैं वो गुणवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ करें कि अगर इस गरीब को बनाना है तो श्याम बहुत गरीब व्यक्ति है, तो श्याम किस प्रकार का व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति है। तालाब सूखा है, ठीक है, ये इसका प्रकार हो जाएगा। पीला सा घोड़ा है, तो इस प्रकार के जो विशेषण हो जाएंगे वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहते हैं इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको बतानी है कि कौन सी नहीं है। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पर हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जब कोई उसके बारे में बताया जाता है तो ये हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति या संज्ञा सर्वनाम की पर्टिकुलरली बारे में बताया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में आते हैं। हिमालय एक ही है तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया जाएगा।
गंगा एक ही है तो गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। राम पर्टिकुलरली किसी का नाम दिया गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम लोग पूछा कि कौन सा नहीं है, तो पहाड़ कई सारे होते हैं, कोई भी पहाड़ होता है, तो यह हमारा किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। किसमें आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, यानी ऐसा शब्द जिनसे पूरी समूह के बारे में ज्ञान जानकारी मिलती है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें गाय, गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कोई भी होती गाय, छोटी मोटी बड़ी ऊंची कोई भी गाय हो सकती है। विद्यार्थी, शिक्षक, नदियां, ये सब वर्ड जो है वो जातिवाचक संज्ञा के बारे में आते हैं, यानी जिनसे हमें पूरे समूह के बारे में जानकारी मिले वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें पर्टिकुलरली किसी का नाम या किसी स्थान या किसी का जगह का नाम दिया गया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, परसर्ग मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, यानी परसर्ग की बात करें, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य से बनाए या करे वो शब्द परसर्ग कहलाते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। जैसे में, से, तो इसको कारक भी कहते हैं। ठीक, परसर्ग या कारक कहलाते हैं। में से पर, उसके, ये का, की, के, इस टाइप के जो बीच में है, यानी यूं कहे कि संज्ञा सर्वनाम का जो रिलेशन जो अन्य शब्द के साथ में करते हैं, तो जो कारक प्रयोग होते हैं वर्णों के बीच में प्रयोग होते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो ने क्या है, राम और श्याम के बीच में दिया गया, राम ने श्याम के लिए ये चीज लाई, तो वो चीज आता है, यानी शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा शब्दों के बीच में आकर के उनमें संबंध स्थापित करते हैं। जो शब्द शब्दों के मध्य में आते हैं, ये भी मीनिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं, तो ये सही जवाब हो जाएगा। यानी परसर्ग जो शब्द होते हैं वो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे की बात, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है, निबट्ठा, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है। तो उपबोलियों से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा बोलियों से। तो इसमें पूछा गया कि निबट्ठा इसमें से किसकी उपबोली है, तो निबट्ठा इसमें जो है वो बघेली की उपबोली है। ठीक है, बघेली की उपबोली है। बघेली के उपबोलियां अन्य भी है, एक होती है तिरहरी, तिरहरी, दूसरी होती है जुड़ार, तीसरी होती है गहोरा, 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 ये बघेली भाषा की अन्य उपबोलियां हैं। ठीक है, अवधि की अगर हम बात करें, अवधि की जो अगर ये कहें, ये अवधि क्या है, ये पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं अगर हम बात करें, तो अवधि, बघेली, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़ी, ये सब किसमें आते हैं, पूर्वी हिंदी में आते हैं। अब बात करेंगे पश्चिमी हिंदी, अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो पश्चिमी हिंदी में कौरवी, कौरवी यानी जिसको खड़ी बोली कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें ब्रज भाषा, ब्रज भाषा पूछा जाता है, कौन सी भाषा है, पश्चिमी हिंदी है। और कन्नौजी, कन्नौजी और बुंदेली, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी में आती है। और अगर हम बात करें कि हरियाणवी, हरियाणवी
ये भी हमारी पश्चिमी हिंदी में आता है। अब एक आता है कि राजस्थानी, राजस्थानी भाषा में कौन सा है? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये भाषाएं जो हैं वो उसमें आती हैं राजस्थानी में। एक पूछा जाता है यहाँ की हम बात करें, एक पूछा जाता है उसमें बिहारी भाषा में। बिहारी की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो होते मगही, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये भाषाएं जो है वो उपबोलियां हैं। ये कई सारे क्वेश्चन इसमें 17 से लेकर के अभी तक ही देखने को मिले हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। यानी बघेली की उपभाषाएं होती है तिरहरी, जुड़ार और गहोरा करके। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली और हरियाणवी जो है इसकी अन्य भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन लगे नोट कर लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संत सीगा की भाषा क्या थी? संत सीगा की जो भाषा थी, इसमें जो संत सीगा की भाषा थी वो निमाड़ी थी। यानी इसकी सही जवाब हो गया निमाड़ी। यानी निमाड़ी जो थी वो संत सीगा की भाषा थी। और निमाड़ी क्या है? एमपी क्षेत्र का, एमपी के निमाड़ क्षेत्र की भाषा है। निमाड़ एक क्षेत्र है, निमाड़, निमाड़ क्षेत्र है, वहां की एक लोकल भाषा है। तो वहीं पर जो संत सीगा रहते थे और वहीं जो इनकी भाषा मानी जाती है, तो निमाड़ी इनकी भाषा थी। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका मैं गलत वाला कथन को बताना है। तो बहुब्रीहि समास में जो कहा गया कि दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी बहुब्रीहि समास अगर हम बात करें तो दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते, ये सही है। दोनों पद मिलकर के तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तीसरे दोनों पद मिलकर के तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास की, तो जैसे हम बात करते हैं गजानन, गजानन, ठीक, और चतुर्भुजधारी या नीलंबर, नीलांबर, ठीक। इन दोनों में अगर हम बात करें गज और आनंद की बात करें यहाँ पर, और यहाँ पे नीला अंबर, तो गजानन के मतलब गणेश के बारे में बात करें, नीलांबर मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं या यूं क्या प्रधान नहीं होते हैं। तीसरे शब्द की तरफ, तीसरे यानी अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, तो बहुब्रीहि समास में होता है, यानी यह सही है। ठीक है, दूसरे की बात करें हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं दूसरे शब्द की, अव्यय भाव के पूर्व पद में प्रधानता होती है और अन्य पद का अव्यय जो होता है वो अव्यय होते हैं, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा इसका। थर्ड की बात करें, तत्पुरुष समास का अंतिम पद जो होता है वो गौड़ होता है, तो ये गलत है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो यही हो जाएगा, तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है वो गौड़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात होती है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला तत्पुरुष में, यानी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। अब एक चीज आती है, अव्ययी भाव की बात कही कि हमने, तो इसके बारे में देखते हैं कि अव्ययी भाव की जो जैसे होगा, तो उस अव्ययी भाव के पहले यहाँ पर जो क्या लगता है, आ लगता है हमेशा, कभी कभी आता है, और अनु आता है पहले, आपको देखने को मिलेगा, और प्रति देखने को मिलता है, प्रति भी आता है, और यथा भी आता है। इन शब्दों का जो प्रयोग शब्दों से पहले होता है, यानी शब्दों से पहले होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे आजन्म, अव्ययी भाव में यथामति, यथामति, आजन्म मतलब ये होता है जन्म से लेकर के, इसका होता है जन्म से लेकर के। यथामति होता है कि मत के अनुसार, जैसे प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन मतलब होता है दिन, और दिन मतलब दिन दिन, यानी जो अव्यय भाव के जो होंगे अनुप्रत, यथा, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा अव्यय भाव में समास होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, दिया गया है कि कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है।
तो कवित छंद का जो भेद जिसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो मगध जो मत गद्य अंध है वो नहीं होगा इसका कवित छंद के अंदर में, बाकी जो होंगे सारे जो है वो कवित छंद के भाग होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें क्या है कि मगध छंद इसमें 23 वर्ड होते हैं, 23 वर्ड होते हैं, और इसमें सगड़ भगत 7 जो होते हैं, 7 भगड़, यानी इसमें एक लाघव, यानी इसमें बात करें कि 2 गुरुओं का योग होता है। इनमें 2 गुरुओं का योग होता है और 7 भगड़ होते हैं। ठीक, इसके बाद में 7 भगड़ होते हैं। और देवाक्षरी में अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें कितने होते हैं, 33 वर्ड होते हैं, यानी इसमें कितने होते हैं, 33 वर्ड होते हैं। ठीक, तो यानी कवित छंद का जो कौन सा भेद नहीं होता है, कौन सा भेद नहीं होता है, तो मतगद्य जो है वो इसका जो भाग नहीं होता है। आगे हम लोग बात करें, इसमें दिया गया आग और राग, आग और राग का कवि किसे कहा गया है, तो आग और राग का कवि, या यूं कहें कि वीर रस का कवि, वीर रस का कवि 2017 में पूछा गया था। वीर रस का कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये इनके इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी आधुनिक युग के जो थे ये वीर श्रेष्ठ कवि थे, यानी आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इनकी रचनाओं में जैसे अगर हम बात करें, इनकी रचना थी रश्मिरथी जो आई थी 1952 में, और इनकी रचना है रेणुका, ये भी पूछा जाता है, जो आई थी 1935 में। इनकी रचना का नाम है हुंकार। देख रहे हैं सब में जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ न कुछ जानकारी दी। कुरुक्षेत्र इनकी रचना है, पूछी जाती है, कुरुक्षेत्र कब आई थी, 1946 में। ठीक, तो वीर रस के जो कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, ये सब रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं के नाम पूछता है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं के नाम अगर हम बात करें तो हिम तरंगिणी इनकी रचना है, हिम तरंगिणी। दूसरी अगर रचना की बात करें, दूसरी यहाँ की रचना की बात करें तो युग चरण। तीसरी रचना की बात करें हिम किरीटिनी। ये इन तीनों रचनाएं इनकी हैं और तीनों रचनाओं से पूछा जाता है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन की रचनाओं की बात करें यहाँ पर, तो नागार्जुन की रचना है युगधारा जो 1935 में आई थी, 1935 में आई थी। तुमने कहा था ये रचना आई थी 1980 में। ठीक है, और एक बात करें सतरंगी पंखों वाली ये रचना आई थी 1959 में। तो ये रचनाएं नागार्जुन की जो है वो युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगी, ये सब रचनाएं जो है इनकी पूछी जाती है। निराला की रचना पूछी जाता है। निराला जी के बारे में एक और जानकारी है कि निराला जी जो थे वो छायावादी कवि थे, और छायावादी जो कवि थे 4 में से एक थे। अब छायावादी 4 कौन से थे उनके बारे में आप बताइए कि छायावादी कवि जो थे वो कौन थे। छायावादी कवि जैसे एक निराला होगा, ठीक है, निराला इनका सरनेम, इनका पूरा नाम बताइएगा। एक जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। दूसरा सुमित्रानंदन पंत, पूछा गया है सुमित्रानंदन पंत। तीसरे अगर बात करें तो महादेवी वर्मा
ये जो है ये महान जो है वो छायावादी कवि हैं। अब इसमें पूछता है कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये जो है सब छायावादी युग के कवि थे। अब निराला जी की रचनाओं के बारे में बात करें, इनकी जैसे अनामिका, अनामिका इनकी रचना थी, और इनकी रचना थी परिमल, परिमल पूछा गया है, गीतिका, ये सब इनकी रचनाएं थी। ठीक है, तो इन रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट करिएगा इन पे। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करुण रस, करुण रस का देवता किसे, इनमें से कौन है वो माना गया। तो करुण रस का स्थायी भाव, अगर करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और करुण रस का देवता जो माना जाता है वो यम को माना जाता है। ठीक है, महेंद्र को वीर रस का देवता माना जाता है, वीर रस का देवता माना जाता है। और गंधर्व को अगर हम बात करें तो गंधर्व को अद्भुत, अद्भुत रस का देवता माना जाता है, माना जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि श्रृंगार रस का देवता किसे माना जाता है। श्रृंगार रस का देवता किसे माना जाता है। तो श्रृंगार रस का देवता विष्णु जी को माना जाता है, विष्णु को माना जाता है। अब एक चीज बनता है कि इसमें जो श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस का जो वियोग रस होता है, अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार रस की, ठीक है, यानी वियोग श्रृंगार रस में भी, वियोग श्रृंगार रस उसमें भी स्थायी भाव शोक होता है, बट इसमें जो होती है दोबारा मिलन के, दोबारा मिलन की आशा होती है, यानी दोबारा मिलन की आशा होती है। ठीक, लेकिन जो शोक है उसमें पूरा का पूरा जो है मान करें किसी से बिछड़ाव या अलगाव दिखाई पड़ता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया गया है कि मैंने आम खाया, वाक्य में इसमें किसका उदाहरण है। ठीक है, जो मैंने आम खाया उसका अगर हम बात करें कि ये जो होता है कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो तुरंत के तुरंत होती हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो अभी तुरंत हुई हो वो आसन भूत के साथ में आती है, यानी जो तुरंत या हाल ही में पूरी हुई हो, हाल ही में पूरी हुई हो, वो आसन भूत के अंदर आती है, आसन भूत के मतलब जस्ट अभी। ठीक, तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं आसन भूत के अंदर आती हैं। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मतलब जो शुरू हुआ हो अभी तक की पूरा ना हो, और सामान्य भूतकाल जो मतलब जिससे कि घटनाएं हमारी पूरी हो चुकी हो, वो घटनाएं हमारे सामान्य भूतकाल के अंदर आते हैं। तो यानी मैंने आम खाए आसन भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कर्मवाची में बदलने पर वाक्य क्या होगा। तो कर्मवाची में बदलने पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो यह जो पूरा का पूरा जो आ जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ये जो कर्मवाची में अगर परिवर्तित होगा तो मुख्यमंत्री ने ही की, तो उनके द्वारा ही ये जो घोषणा की गई है, तो यानी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, इसका जो होगा कर्मवाची में बदलने पर इसका दिखेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें दिया गया है कि इनमें से कागज का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, इसमें कागज का बहुवचन पूछा गया, तो कागज का कागज नहीं होगा, कागजे नहीं होगा, कागजों नहीं होगा। इसका जो बहुवचन होगा कागज का वो कागजात होता है। ठीक है, तो यानी कागज का जो बहुवचन जो माना जाएगा वो कागजात माना जाता है। ठीक है, तो यह एक जो है ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, और इसका जो बहुवचन होगा वो कागजात होगा। ठीक, और ये जो कागज वर्ड है, कागज वर्ड ये कई बार इससे पूछा गया है। जो कागज वर्ड है यह फारसी शब्द है। कागज किस प्रकार का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक,
तो जो कागज है वो फारसी भाषा का एक शब्द है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है उसके बारे में पूछा गया है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें जो है अगर हम इसकी बात करें तो दीपक तत्सम शब्द है, तिलक तत्सम शब्द है और तैल शब्द तत्सम शब्द है। इनका तद्भव होता है तेल, तिलक का टीका और दीपक का दिया। यहाँ पर जो तत्सम शब्द नहीं है, दीठ का तत्सम शब्द होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्ट। ये इसका तत्सम होता है। ठीक, तो तत्सम शब्द अगर हम लोग देखें तो दीठ का तत्सम शब्द ये होता है। एक तत्सम पूछा जाता है कि गोबर का पूछा गया है 2017 में, गोबर का गोमय होता है तत्सम, गोमय होता है। एक पूछता है कि सुई का तत्सम क्या होता है, तो सुई का होता है सूची। एक तत्सम पूछा जाता है कि धुआं का तत्सम क्या होता है, तो उसका होता है धूम्र। तो ये कुछ तत्सम है जिनके बारे में हमने देखा। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्यों की शुद्ध वाक्य बताना है। तो वहां केवल 2 लोग ही थे, ये भी नहीं होगा। 2 लोग केवल वहां थे, ये भी नहीं होगा। यहाँ केवल 2 लोग थे, यहाँ की जगह क्या हो जाएगा? वहां केवल 2 लोग थे, तो ये केवल वहां 2 ही लोग थे, ये भी नहीं होगा। तो इनका जो शुद्ध वाक्य होगा वो यही होगा। शुद्ध वाक्यों में ये होता है कि हम लोगों को वर्णों की या जो व्याकरण के अनुसार पदों का जो है वो क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। यानी क्रमबद्ध पदों का क्रमबद्ध जो है वो होना बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी होता है या आवश्यक होता है। यानी व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, तभी वो जो शब्द है वो शुद्ध कहलाएगा, अन्यथा अशुद्ध कहलाएगा। आगे हम लोग बात करें गरीबों को वस्त्र दो। इसमें पूछा गया है गरीबों को वस्त्र दो, इनमें कौन सा कारक है? कारक पूछा गया है। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज अगर किसी को देना होता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है। यानी देने के बारे में कभी भी किसी को देना होगा तो उसमें संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान। अब आता है अपादान। अपादान मतलब क्या होता है कि किसी से अलग होना। तो देने में कभी भी चीज होगा संप्रदान होगा। अपादान में क्या होता है? किसी से अलग होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, तो वो किस में कहलाता है? अपादान में। करण कारक क्या होता है कि से या द्वारा, जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, तो से यानी से मतलब करण जो हो जाएगा। और किसी से अलगाव का पद, जैसे अगर कहा जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो अपादान का, और किसी की हेल्प से किसी की सहायता से कोई चीज की जाती है तो वो करण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक क्या कहलाता है कि में या पर। ठीक, कभी भी जिन शब्द का यानी जिन शब्दों में या पर का प्रयोग होगा वो अधिकरण कारक के अंदर कहलाते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इनमें से चीफ की दावत जो कहानी है, चीफ की दावत की जो कहानी है वो किसकी है, इसमें पूछा गया है। तो चीफ की जो दावत है, चीफ की दावत वो भीष्म साहनी जी की है। इसमें भीष्म साहनी जी की एक कहानी है जिसमें एक माँ के त्याग के बारे में कहानी है। यानी अगर हम बात करें कि माँ के त्याग के बारे में बताया गया है, त्याग की कहानी है, जो अपने बेटे एवं बहू पर बोझ प्रतीत होती है। तो उसके जो उसी का ताना बुना दिया गया है, माँ और बेटे की कहानी के बारे में विवरण दिया गया है। चीफ की दावत जिसमें भीष्म साहनी ने लिखी है, और इसमें माँ और बेटे की त्याग की कहानी है, जो इसमें एक माँ होती है अपने बेटे और बहू पे
बोझ की तरह लगती है, उसके बारे में पूरी कहानी दी गई है। आगे ये क्या दिया गया कि पाली भाषा, क्या दिया गया कि आगे पाली भाषा, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? तो पाली भाषा के जो सर्वप्रथम व्याकरण करता थे वो कच्चायन थे। पाली भाषा के सर्वप्रथम कच्चायन थे। इनको महाकश्यप के नाम से भी जाना जाता है, महाकश्यप के नाम से भी जाना जाता है। और पतंजलि जो है, पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक हैं। योग दर्शन यानी योग करना शुरू किया था। प्रेमचंद जो है वो लेखक हैं, हिंदी लेखक, हिंदी लेखक। गोदान गबन ये सब कहानी उन्होंने लिखी थी। मंगलसूत्र जो अधूरा रहा था, इनका पूछा जाता है। मंगलसूत्र एक ऐसा कहानी थी, मंगलसूत्र जो अधूरा रहा था, ये भी पूछा गया था। इनकी रचना गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है। ये आदि रचनाएं जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। पाणिनि जो है, पाणिनि की बात करें, ये जो है पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण थे। और इनकी एक रचना जो कई बार पूछी जाती है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये रचना कई बार पूछी गई, किसकी है? तो अष्टाध्यायी जो रचना है वो पाणिनि जी की है। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो इनमें से जो उपन्यासकार, ये यहाँ लिख गया, इनमें से जो उपन्यासकार नहीं है वो हरिवंश राय बच्चन है। क्यों है? क्योंकि यह एक कवि है। कवि, वो हरिवंश राय बच्चन जी एक कवि हैं। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। इनकी रचना है जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय की जो बहुत ही फेमस रचना है, कई बार पूछी गई थी। हरिवंश रचना मधुकलश, मधुकलश इनकी रचना है। और ये जो लिखी गई थी मधुकलश 1937 में लिखी गई थी, और ये जो लिखी गई थी 1935 में लिखी गई थी। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है, ये एक कवि है। बाकी सब सारे उपन्यासकार, प्रेमचंद जी, श्रीलाल शुक्ल, इला चंद जोशी, ये सब सारे हैं। बनफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बनफरी जो है, बनफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो कौरवी, बघेली, ब्रजभाषा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो बघेली है, जो बनफरी है, वो इनमें से किसी भी की जो है वो उपबोली नहीं है। जो बनफरी है वो बघेली भाषा की उपबोली है, यानी बघेली भाषा की जो उपबोली है वो बनाफरी है। ठीक है। इसके अलावा जो और बनाफरी जो ये कौन सी भाषा होती है? ये पश्चिमी हिंदी है, कौरवी पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन है? स्थितिवाचक अव्यय कौन है? स्थितिवाचक मतलब, स्थितिवाचक यानी जहां पर किसी चीज की स्थिति के बारे में वर्णन किया जाए तो वो स्थितिवाचक वर्णन, स्थितिवाचक अव्यय होगा, अव्यय होगा। बाकी यहाँ, वहां, जहां, ये तीनों ये कौन है? स्थानवाचक अव्यय है। ठीक, ये स्थानवाचक अव्यय है। और अंदर और बाहर और ऊपर या नीचे कोई भी स्थिति का वर्णन दिया जाएगा तो स्थितिवाचक का वर्णन, स्थितिवाचक अव्यय हो जाएगा। आगे हम लोग देते हैं क्या कहा गया कि इनमें से सकर्मक क्रिया, इनमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा उसके बारे में हमें बताना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया मतलब अगर ये बात करें कि श्याम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कोई कर्म पर नहीं डिपेंड करता है। सकर्मक क्रिया जिसका जो पूरा का पूरा जो भार या विवरण जाए कर्म पर जाता है, यानी सकर्मक क्रिया कर्म पर डिपेंड होती है, यानी कर्म का होना बहुत जरूरी होता है। कर्म पर
श्याम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं आ रहा है। मोहन खाता है, इसमें भी कर्म नहीं आ रहा है। राम तेज दौड़ता है, इसमें भी नहीं आ रहा है। जो इसका सही जवाब होगा, सोहन केला खाता है, तो कर्म यहाँ पर क्या है, केला। तो यहाँ पर जो सब इसका सही जवाब हो जाएगा वो सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण सोहन केला खाता है, यही सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है। तो इसमें पूछा गया है मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, एडविन विग्रिव्ज या गारसा दत्तासी, इन्होंने ही जो है वो इतिहासकारों के क्रम वर्णानुक्रम के बारे में रखा गया है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लेखन परंपरा की शुरुआत किस कवि ने की है, तो गारदा दत्तासी ने की है। यानी इन्होंने लेखन परंपरा, यानी हिंदी में लेखन परंपरा जो है वो इन्होंने शुरू की है। परंपरा लिखने की जो परंपरा है वो इन्होंने शुरू की है। ये कौन थे, एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने ही लिखना शुरू किया था। इनकी एक रचना है जो कई बार पूछी जाती है, इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लित्योर हिंदुस्तानी। ये जो आई थी रचना, ये आई थी 1839 में, 1839 में आई थी, और उसका दूसरा भाग 1843 में आया था। ठीक, इनकी रचना थी इस्तवार दाला लित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इनकी जो एक भाषा थी। इसमें कहा जाता है कि लगभग इनकी जो भाषा थी उसमें 738 कवियों का वर्णानुक्रम जो है वो जानकारी रखी गई थी, 738 कवियों के बारे में। ठीक है, तो यानी जो इन्होंने ही क्या किया था, तो कवियों को वर्णानुक्रम रखने की परंपरा शुरू की थी। गारदा दत्तासी ने, इन्होंने लिखने की परंपरा की भी शुरुआत की थी, लेखन परंपरा की। तो और इनकी एक रचना कई बार पूछी जाती है, इस्तवार दाला लित्योर हिंदुस्तानी जो है इनकी रचना थी, उसको कई बार पूछा गया किसकी रचना थी, तो गारदा दत्तासी की रचना थी। आगे हम लोग देखते हैं, पूछा गया है कि इनमें से अपील शब्द क्या है। अपील शब्द क्या है, इसमें पूछा गया है कि अपील शब्द ऐसे शब्द, अपील जो है वो विदेशी शब्द है। अपील किसका शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो कहीं से बाहर से देशों से अपनाया जाए वो सब विदेशज कहलाते हैं। देशज शब्द यानी जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता ना हो, जिनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञात ना हो परंतु प्रयोग में लाए जाते हों, जैसे लोटा फावड़ा, और जैसे अगर हम बात कटोरा, डोंगा, खिचड़ी, ये सब भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई इनका पता नहीं, लेकिन ये हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं। तत्सम संस्कृत के मूल रूप से अपनाए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम से जो कुछ परिवर्तित करके हिंदी भाषा में शब्दों का कन्वर्ट करके हम लोग जो यूज करते हैं उसको तद्भव कहलाते हैं। ठीक, तो ये तत्सम तद्भव देशज के बारे में कुछ जानकारी थी। अपील जो है, इसमें अपील जो है वो विदेशी शब्द है और किसका, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या में बतानी है कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। और बात करें स्वर, मूल स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजन की संख्या है, ये है 11 और ये है 33। ठीक, अनुस्वर पूछा जाता है, अनुस्वरों की संख्या कितनी है। अनुस्वर जो है वो 1 है, कौन सा, अंग। और एक पूछा जाता है कि विसर्ग कौन है, विसर्ग शब्द कितने हैं, 1 है, कौन सा, आ। ठीक, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11 और 33 और अनुस्वर में अंग और आ, इनके जो है सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शब्द जो है वह स्वाधीनता का पर्यायवाची है। तो संप्रभुता जो है
वो भी नहीं होगा, स्वच्छंदता वो भी नहीं होगा। स्वतंत्रता इसका जो है वो स्वाधीनता का पर्यायवाची होता है। स्वतंत्रता या स्वाधीनता यानी जिस पर किसी जो कोई व्यक्ति जिसका किसी मतलब किसी को अधीन ना हो, किसी के अधीन ना हो, स्वाधीनता। स्वच्छंदता मतलब किसी अपने 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 आप से कहीं जा सके, अपने आप से कहीं भी विचर कर सके, अपने आप से कहीं भी जा सके। संप्रभुता आत्मनिर्भरता, खुद पे डिपेंड करने वाला। संप्रभुता मतलब किसी के अंडर में ना हो। तो ये सब सारे जो है इसका पर्यायवाची स्वतंत्रता सही रूप से होगा स्वाधीनता का। ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है कि इसका जो स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द होता है पराधीनता। पराधीनता कई बार पूछा गया तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है पराधीनता होता है। आगे हम लोग बात करें, इनमें से हिंसा का विलोम शब्द कौन सा होता है? हिंसा का विलोम शब्द कौन सा होता है? हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। क्रांति का विलोम शब्द होता है प्रतिक्रांति, क्रांति, और यानी इसी का प्रतिक्रांति होता है। अशांति का विलोम शब्द होता है अशांति। तो अहिंसा का जो विलोम शब्द होगा वो अहिंसा का अहिंसा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग आखिरी का। इसमें पूछा गया है कि सांप का पर्यायवाची से पूछा गया। मैंने कुछ प्रश्नों को जो गद्यांश के कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन, उनको मैंने नहीं लिखा। गद्यांश के क्वेश्चन आप छांट सकते हैं क्योंकि गद्यांश लिखने में पढ़ने में थोड़ा समय जाएगा। तो जितने भी गद्यांश के क्वेश्चन है उनको मैंने हटा दिया। उसके अलावा जो 37 क्वेश्चन है वो हमने कराए हैं। अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे गद्यांश के भी क्वेश्चन हम ऐड कर ले तो वो भी कर लेंगे हम। लेकिन अभी तक मैंने डिसाइड किया कि गद्यांश क्वेश्चन हटा देते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, पढ़ के लिखने होते हैं, उसमें हमें ढूंढना होता है या उससे अकॉर्डिंग हमें शीर्षक करना होता है। तो वो हमने क्वेश्चन हटा दिए, बाकी सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो वो आप बताइएगा कि इस प्रकार अगर चाहते हैं तो नीचे में हम अगले में ऐड कर लेंगे। कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची होगा? तो सांप का पर्यायवाची से बताना है हमको। तो सांप का पर्यायवाची अहि भी होता है, अभोग भी होता है, गोकर्ण भी होता है। यानी इसका सही जवाब जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। सांप के कुछ और पर्यायवाची होते हैं जैसे भुजंग, भुजंग सांप का पर्यायवाची होता है। कई बार सांप का पर्यायवाची फड़ी भी पूछा गया है कि फड़ी भी सांप का पर्यायवाची होता है। उरग भी सांप का पर्यायवाची होता है और पन्नग भी सांप का पर्यायवाची होता है। पन्नग भी सांप का पर्यायवाची होता है। तो ये और भी जो पर्यायवाची शब्द है जो सांप के पर्यायवाची हैं। जो कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे उनको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस करा दिए। जल्दी ये सीरीज समाप्त करेंगे। जो जितने भी शिफ्ट थे सारे क्वेश्चन करा करके, ताकि आगे हम लोग रिवीजन करा सके। आगे इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहते हैं आप तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से क्या परिवर्तन चाहिए इसमें, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।